वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। तो देखिए, जैसे मैं पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि क्या ये जो सेट है वन और आयोटा का, ठीक है, ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा फॉर कॉम्प्लेक्स सेट ओवर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है हमारा, एंड फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवर रियल। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों में किस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, किस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, देखिए, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर V1 इज इक्वल टू CV2 हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो वेक्टर है V1 और V2, वो क्या होगा? वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ओके, तो वेयर, जहाँ पर ये जो C है ना, ये जो C लेते हैं स्केलर, वो कहाँ से लेते हैं? वो लोग लेते हैं फील्ड से। ठीक है, तो अब देखिए, नंबर 1 चेक करते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, V1 क्या है? तो V1 हम लोग ले लेते हैं 1, ठीक है, और V2 ले लेते हैं हम लोग आयोटा। तो V2 हम लोगों ने आयोटा लिया है, V1 क्या लिया है? 1 लिया है। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू, क्या यहाँ पे हम कोई एक ऐसा स्केलर C ले सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर देगा? ठीक है, तो जो स्केलर लेना है हम लोगों को, वो लेना होता है फील्ड से। ठीक है, और यहाँ पे जो फील्ड है आपका, वो क्या है? वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, क्या? माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा ले लेंगे तो 1 इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब देखिएगा आप कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो यानी ये हिट कर जा रहा है, ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, राइट है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी V1 इज इक्वल टू CV2 आपको मिल गया, किसमें? C ओवर C में। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे? यहाँ से आप बोलेंगे कि ये जो है 1 और आयोटा, ये जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, किसमें? फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ये। ठीक है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं रहा, है ना। इसका मतलब ये है कि 1 और आयोटा क्या है? इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर C ओवर C। ठीक है, देखिए इस तरह का एग्जाम्पल आपको करने आना चाहिए ना, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, गेट में भी आता है, CSIR में भी आता है, तो वहाँ पे आप इस सब को कर पाएँ। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये बेसिस भी नहीं बनाएगा। ठीक है, 1 और आयोटा क्या है? ये बेसिस भी नहीं हो सकता, इज़ नॉट बेसिस फॉर C ओवर C। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा, जो सेकंड था हम लोगों का, वो क्या था? वो था हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवर सेट ऑफ रियल। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें फिर से हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एक V1 ले लेते हैं। जैसे V1 हमारा 1 है और V2 हमारा आयोटा है, तो 1 हो गया, इधर क्या हो गया? आयोटा। अब हमको जो C लेना है, ये देखना है कि क्या मेरे पास में जो C हम लोग लेंगे वो कहाँ से लेंगे? वो यहाँ से लेंगे। ठीक है, C बिलोंग्स टू F, और F हमारा रियल है। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई रियल हम ले सकते हैं यहाँ पे जो इसको हिट कर जाए? तो डेफिनेटली कोई नहीं ले सकते, क्योंकि वो माइनस आयोटा ही पॉसिबल था, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह का कोई भी रियल आप नहीं ले सकते। तो 1 नॉट इक्वल टू, ठीक है, अल्फ़ा इंटू आई, ठीक है, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला। 1 नॉट इक्वल टू अल्फ़ा आई, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि V1 नॉट इक्वल टू क्या हो जा रहा है? CV2। ठीक है, फॉर ऑल C बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये जो 1 और आयोटा है, ठीक है, वो क्या है? वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, इज़ नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? ये है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या ये बेसिस बनाएगा? ठीक है, तो देखिए नंबर 2 जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि इज़ 1 आयोटा इज़ बेसिस
फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवर सेट ऑफ रियल, ठीक है। इसका देखिए इसका आंसर है यस, ये बेसिस भी होगा। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने देख लिया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये स्पैन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। स्पैन करता है, यानी ये जो वेक्टर है 1 और आयोटा, ठीक है, ये रियल को सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स को स्पैन करता है कि नहीं करता है, हमको ये देखना है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग स्पैनिंग का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है क्या, टू शो 1 आयोटा, ठीक है, स्पैन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ओके। तो देखिए स्पैन का मतलब क्या होता है, स्पैन का मतलब ये होता है कि आप इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप सी को लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज़ क्या, दैट इज़ टू शो क्या, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी written as linear combination of 1 एंड आयोटा, और लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियरली। इसलिए कि आप देखेंगे जैसे मान लीजिए 2 + 3 आयोटा है, ठीक है, ये एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 + 3 आयोटा को हम लोग लिख तो पा रहे हैं ना, 2 × 1 + 3 × आयोटा, ठीक है। अच्छा, जो आपको स्केलर लेना है वो रियल लेना है, तो डेफिनेटली हम लोगों ने जो स्केलर लिया है वो रियल है। दिस इज़ रियल, दिस इज़ आल्सो रियल, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 1 है प्लस √3 आयोटा है, ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। कैसे? आप देखिएगा तो लिख देंगे 1 × 1 और प्लस क्या, प्लस √3 × आयोटा। तो फिर से आप देखिएगा कि ये भी ये यहाँ पे ये जो 1 है ये रियल नंबर है, ये √3 भी आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। देयरफॉर क्या, कोई भी रेशनल नंबर जो है आपका, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी सी, ठीक है, इज स्पैनिंग बाई सेट 1 आयोटा। स्पैन हो रहा है इससे, है ना, यानी कि ये बेसिस हो गया, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि 1 आयोटा क्या है, 1 आयोटा इज बेसिस फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बेसिस हमारा यूनिक नहीं होता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट उसका यूनिक होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो रिमार्क है वो याद रखिएगा। रिमार्क, क्या रिमार्क बन जाएगा, ये रिमार्क बनेगा, ठीक है, कि 1 और आयोटा, ठीक है, ये क्या है, ये आपका बोल सकते हैं कि ये मेरा स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है, इज़ स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, ऑफ CR, ठीक है। और यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि इसका जो डायमेंशन है C/R का, वो क्या हो जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा, चूँकि इसमें 2 ही वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, आल्सो, तो देखिए चूँकि हमारा बेसिस यूनिक होता नहीं है, तो आप ये करके देख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, कि सिर्फ 1 आयोटा ही नहीं, आप इसी तरीके से 2 आयोटा ले लीजिए, ठीक है, या आप ले लीजिए 1 - आयोटा ले लीजिए, ठीक है, या आप लेके देखिएगा 1 आयोटा ले लीजिए, ठीक है। इस तरह का आप लिखेंगे तो आपको बहुत तरह का बेसिस मिल जाएगा, ठीक है। आर डिफरेंट बेसिस, ठीक है, फॉर C/R, ठीक है, ऑफ सेम डायमेंशन। और डेफिनेटली क्या है, जो डायमेंशन है वो आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट वो चेंज नहीं करता, ठीक है। तो सारे में डायमेंशन आपका 2 ही है, ठीक है, सब में 2 ही एलिमेंट है, क्लियर है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए, तीसरी बात हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे वो ये नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 ये है कि हम लोगों ने जैसे बोला था कि क्या सिर्फ सिंगल्टन 1 ले लिया जाए, तो क्या ये बेसिस है, इज़ बेसिस फॉर C/C, ठीक है। तो देखिए ये बेसिस हो जाएगा, इसलिए बेसिस हो जाएगा, इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो ये सिंगल्टन नॉन जीरो एलिमेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सिंगल्टन और नॉन जीरो है, सिंगल्टन है नॉन जीरो है, तो वो क्या होता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ये हम लोग देखे थे, ठीक है। अगर जीरो होता तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये स्पैन भी करेगा, ठीक है, स्पैन दी वेक्टर, जो भी वेक्टर
आपने लिया हुआ है उसको ये स्पैन करेगा, ठीक है। कैसे लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सी ओवर सी है, ठीक है। तो स्पैनिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फिर से बताया कि इसका मतलब ये है क्या कि वन जो है दैट इज़, ठीक है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे चूँकि मेरा वेक्टर कॉम्प्लेक्स है तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कैन बी रिटेन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर वन, ठीक है, ओवर, चूँकि यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ही लेना है तो ओवर सी। तो आप देख सकते हैं कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, इसे ले लो आप 3+2 आयोटा, ठीक है, ले लिया मैंने। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि क्या 3+2 आयोटा को, ठीक है, 1 जनरेट कर सकता है। 1 जनरेट करने का मतलब ये है कि 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी 1 इंटू कोई स्केलर अल्फ़ा के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर जहाँ अल्फ़ा क्या होना चाहिए, तो आपका सी में बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम ऐसा अल्फ़ा ले सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। क्या कि यहाँ पे हमको अल्फ़ा मिल जाएगा। कौन सा अल्फ़ा मिलेगा, तो आपको 3+2 आयोटा, आपको सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा। चूँकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आप रियल नंबर देखेंगे a+ आयोटा बी का फॉर्म, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू a+ आयोटा बी। क्योंकि हमको जो स्पैनिंग करना है 1 से, तो इसका मतलब है 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो 1 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जैसे देखिए ये है आपका 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो स्केलर लेना है वो लेना है कॉम्प्लेक्स से ही, तो भाई सेम ले लीजिए, काम बन जाता है, तो ये बेसिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताया था और कि ये हमारा एक रिज़ल्ट बन जाता है, ठीक है। क्या बन गया रिज़ल्ट बना कि आप ना कोई भी, ठीक है, सेम ले लेना, ठीक है। जैसे अगर आपको बेसिस लेना है, स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बात और भी जान लेंगे, जैसे 1 सिंगलटन एलिमेंट आपने लिया ना, नॉन जीरो एलिमेंट, इसी तरीके से आप 2 लेके देख सकते हैं, ठीक है। आप √3 ले सकते हैं, ठीक है। आप 1/3 ले सकते हैं, कुछ भी आप इस तरह का लेके देखेंगे सिंगलटन, तो ये आपका बेसिस होगा, इस बेसिस, ठीक है, फॉर सी ओवर सी। लेकिन वही है कि जो स्टैंडर्ड है वो 1 होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए तो रिज़ल्ट क्या बन गया, रिज़ल्ट ये बन गया कि जो बेसिस होता है, ठीक है, बेसिस फॉर, अगर आप कोई वेक्टर स्पेस ले रहे हो, ठीक है, ओवर फील्ड एफ, ठीक है, अगर ये दोनों सेम होता है, मतलब कि वेक्टर भी, जैसे जो v ओवर एफ हम लोग लेते हैं ना, तो आपका अगर दोनों सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम, ये भी एफ ए भी एफ, तो इसका जो बेसिस है वो स्टैंडर्ड बेसिस आपका 1 होगा। ये क्या होगा, ये होगा हमारा स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली आप बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन एफ ओवर एफ का वो क्या होगा, वो 1 होगा, चूँकि सिंगल एलिमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिज़ल्ट याद रखिए, क्या ये रिज़ल्ट याद रखिए कि इसी सेंस में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या रिज़ल्ट हो जाएगा। सो देखिए, पहला तो ये होगा कि डायमेंशन, ठीक है, अगर आप निकाल रहे हो तो डायमेंशन ऑफ सी ओवर सी ये ले लो, ये आप ले लीजिए। डायमेंशन ऑफ रियल ओवर रियल ये ले लीजिए, ये आप ले लीजिए। डायमेंशन ऑफ रेशनल ओवर रेशनल, सेम टू सेम आप लीजिएगा ना, ये आप ले लीजिए। डायमेंशन ऑफ, ठीक है, Q√P ओवर Q रेशनल P, इस तरह से सेम अगर आप लेते हैं, याद रखिएगा, तो सबका डायमेंशन क्या है, 1 है, और सबका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, सिंगलटन 1 होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसी पे काम करता है। अगर आप यहाँ पे ले लेते हो n, ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं 2, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप ले लेते हैं 4, डायमेंशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है, सारे के लिए। अच्छा, यही नहीं, अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा ऊपर में कि क्या देखा कि जो डायमेंशन है, ठीक है, C ओवर R, ये क्या होता है, ये हम लोगों का 2 है,
ठीक है, क्योंकि इसका जो बेसिस है वो कौन है, बेसिस है इसका 1 और आयोटा, 2 एलिमेंट लेना पड़ता है इसमें हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि डायमेंशन ऑफ C3 ओवर R, तो आप सिंपली वही टेक्निक लगा करके ना क्या कर दीजिएगा, 3 इंटू कर दीजिएगा क्या, डायमेंशन ऑफ C ओवर R, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो याद रखिए कि हमारा रिजल्ट बन जाता है यहाँ पे नंबर 4, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि अगर आपको ये पता है कि डायमेंशन ऑफ, ठीक है, V ओवर F ये क्या है, मान लीजिए ये आपका M है, ठीक है। तो अगर आपको डायमेंशन निकालना है इसका VN ओवर F का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N गुना M हो जाएगा। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसी से देखिए अगर मान लीजिए आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ C10 ओवर R, तो आप देखिए CR का आपका 2 होता है, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। या किसी ने आपसे पूछ दिया इस तरीके से, मान लीजिए कि क्या है, ठीक है, आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई डायमेंशन ऑफ C क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस C ओवर R, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बिल्कुल यही चीज़ है कि आप C को देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा 4 टपल्स में है, ठीक है। तो C4 ओवर ये रियल है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 4 और C ओवर R का 2 होता है, तो 4 2 जा 8, ठीक है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से आप देखिए निकाल पाएंगे कोई भी। अच्छा, सपोज़ कीजिए इसी तरीके से कि आपको डायमेंशन पूछ दिया है, किसका डायमेंशन पूछ दिया है, ठीक है, मैट्राइसिस 2 क्रॉस 2 का मैट्राइसिस है, ठीक है, ओके, ऑफ ये जो मैट्राइसिस है इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है ना, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो इसको अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड पे ही लिया जाता है, मतलब क्या, मतलब कि 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है, इसकी एंट्री कॉम्प्लेक्स से ही हम लोगों को लेनी है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो चूँकि सेम ही है दोनों, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 4। तो आप लोग देखे थे कि जो इसका डायमेंशन आता है, ठीक है, वो क्या आता है, 4 आता है, जो कि इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं इसके बेसिस में, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब सपोज़ कीजिए कि ये अगर C ओवर R रहता, जैसे मान लीजिए 6 है, मान लीजिए कि मेरे को डायमेंशन फाइंड आउट करना होता M, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस ले लेते 5 क्रॉस 2 का, ठीक है, और ये आपका C ओवर R रहता, ठीक है, मतलब कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में डिफाइन किया गया है, लेकिन जो वेक्टर स्पेस है वो ओवर रियल अगर होता, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि C ओवर R का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ऑर्डर है 5 2 जा 10, तो 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, तो देखिए इस तरह से काम करना है, कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए मैंने बताया था आपको, अगर हम लोग डायमेंशन ले रहे हैं, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि एटमोस्ट n डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी एंट्री जो लिया गया है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स पर, ठीक है, तो अगर ये ओवर कॉम्प्लेक्स ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा n+1। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, ठीक है, जो भी यहाँ पे n है उससे एक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दे कि भाई सेट ऑफ पोलिनोमियल तो है, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स पे बात करना है, ओवर आपका ले लिया जाएगा सेट ऑफ रियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से C और R का 2 होता है, तो 2 को आपको n+1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ये ध्यान देना होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से आप कोई भी काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और रिमार्क है, जैसे मान लीजिए रिमार्क्स, ठीक है, क्या है कि आपसे डायमेंशन पूछ दे, ठीक है, डायमेंशन ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवर सेट ऑफ रेशनल,
तो ये क्या होगा, ठीक है। देखिए मतलब क्या है कि एक तरफ मेरे पास में जो है कॉम्प्लेक्स सेट है, ठीक है, ओके, और जो फील्ड है मेरा वो है क्या, वो है मेरा रेशनल, ठीक है। फील्ड मेरा क्या है, फील्ड मेरा रेशनल है, और जो वेक्टर है मेरा वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में तो हर तरह का एलिमेंट होता है, 1 भी है, √3 भी है, आयोटा भी है, ठीक है, 5+2 आयोटा भी है, ठीक है, -2 भी है, ओके, हर तरह का एलिमेंट है। और जो रेशनल है तो रेशनल में आपको पता है कि सिर्फ आपका 1 है तो 3/2 है, ठीक है, 5.2 है, ओके, इस तरह का एलिमेंट है, ओके, 0 है। तो क्या हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमको कोई ऐसा बेसिस मिल सकता है, ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट का। तो अब अगर आप चेक कीजिएगा, ठीक है, 1 by 1 करके, है ना। तो जैसे देखिए क्या हम लोग सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि क्या 1 सिंगलटन 1 जनरेट कर पाएगा, जनरेट्स, ठीक है, सी ओवर रेशनल, ये पहले हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए तरीका फिर से वही है। तो इसका मतलब ये है क्या कि इसका मतलब ये है कि क्या हर कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ क्या, दैट इज़ C इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये आपको चेक करना है। एग्जिस्ट और नॉट, ये करता है या नहीं करता है, ठीक है, ओके। जहाँ ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये तो 1 हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, जनरेटर। और ये जो अल्फ़ा लेना है ये आपको लेना है कहाँ से, ये आपको लेना है रेशनल नंबर लेना है। तो आप देखिएगा ना तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। आप कुछ भी ले लो, जैसे और एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमको बात करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई सिंपल लेंगे, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ 2+3 आयोटा, और 2+3 आयोटा के लिए, ठीक है, 1 तो इसको जनरेट नहीं कर पाएगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कोई अल्फ़ा। इस तरीके से अगर मैं सिंपली माइनस आयोटा ले लेता हूँ तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ये 1 के साथ में, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 इसको जनरेट नहीं कर सकता, नॉट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ले लें 1 ले लेते हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, चलिए आयोटा ले लेते हैं, ठीक है, 1 और आयोटा। तो क्या 1 और आयोटा ये जनरेट कर पाएगा, तो 1 और आयोटा क्या जनरेट कर पाएगा, तो ये भी नहीं जनरेट कर पाएगा। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, क्योंकि एनी का बात होता है ना, तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं √2 √3 प्लस √5 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब देखिए 1 आपने ले लिया, तो 1 के साथ में आप सिर्फ एक रेशनल ही ले सकते हैं, ठीक है। तो एक रेशनल अल्फ़ा ले लीजिए, और इधर आयोटा के साथ में एक बीटा ले लीजिए। तो ये कभी भी अल्फ़ा और बीटा, कभी भी अल्फ़ा आपका √3 नहीं होगा, क्योंकि आपको लेना कहाँ है, आपको लेना है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स से। अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, एज क्या, एज अल्फ़ा आपका क्या है, आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। और अल्फ़ा ना ही आपका और ना ही बीटा आपका क्या है, √5 नहीं हो सकता, इसलिए कि बीटा भी आपको कहाँ से लेना है, रेशनल से लेना है, ठीक है। तो यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता है इसके लिए, तो यानी 1 और आयोटा मिलकर के भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा, तो आप जैसे 1 ले लिया, आयोटा ले लिया, किसी ने एक एलिमेंट और ले लिया √2, तो क्या अब ये काम कर जाएगा, तो √2 के लिए पार्टिकुलरली काम कर सकता है, √3 के लिए नहीं कर पाएगा। तो फिर आपने और बढ़ा लिया, √2 भी ले लिया, √3 भी ले लिया, इस तरीके से आप कितना एलिमेंट बढ़ाते जाएंगे, तो एक्चुअली बहुत सारा एलिमेंट हमको लेना पड़ेगा, और इस तरीके से जो डायमेंशन हो जाएगा ना इसका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्फिनिटी, ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो डायमेंशन होता है आपका, ठीक है, देयरफॉर याद रखिएगा कि जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ सेट ऑफ रेशनल ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवर सेट ऑफ रेशनल, वो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। यही नहीं, अगर आप रियल का भी लेते हैं, ठीक है, ओवर रेशनल, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी क्या, यानी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर रेशनल्स, ठीक है, अगर आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सी बात है कि जो डायमेंशन है हमारा वो 0 भी होता है, फाइनाइट भी होता है, और इनफाइनाइट भी होता है, ठीक है। हाँ, निगेटिव नहीं होगा, डेफिनेटली निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो डायमेंशन है हम लोगों का, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है, ऑफ
वेक्टर स्पेस v ओवर f, वो क्या होता है, वो जीरो होता है। ये हम आपको दिखाए थे फॉर किसके लिए, फॉर सिंगलटन जीरो, ठीक है। अगर आप ये लेते हो सिंगलटन जीरो, ठीक है, तो सिंगलटन जीरो अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा कि अगर आप v को ले लेते हैं सिंगलटन जीरो, ठीक है ना, तो सिंगलटन जीरो के बारे में बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। और जो है डेफिनेटली क्या होता है, स्पैन फाई जो होता है वो सिंगलटन जीरो के बराबर होता है, ठीक है, यानी फाई जो है इसको स्पैन भी करता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, फिर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस भी कोई दूसरा वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये आपका क्या होता है, फाइनाइट भी होता है। हम लोग फाइनाइट का बहुत सारा केस देख चुके हैं, ठीक है। फिर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर द अनदर फील्ड, ये आपका इनफाइनाइट भी होता है, ये भी हम लोग देख चुके, ठीक है। क्या होता है, ओवर रेशनल्स होता है, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा कि जो डायमेंशन है वो आपका जीरो भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, बट नॉट निगेटिव। निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा निगेटिव में नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस तरह की बातों को देखिए आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात आपको और बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या कि अगर हम लोग बात करें R3R का, ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है या इसके लिए बात करें अगर हम लोग तो क्या लिखेंगे, ठीक है, फॉर दिस वेक्टर स्पेस, ठीक है, बेसिस, बेसिस क्या, इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस इज, ये क्या होता है, तो ये होता है 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। और इसलिए इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन R3 ओवर R का अगर आप देखें तो ये क्या होता है, ये आपका 3 होता है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं होता है, आल्सो हम लोगों ने ये भी देखा था कि 1/√2 अगर ले लेते हैं 0 0, ठीक है, और 0 1/√2 0, ठीक है, फिर 0 0 1/√2, तो ये भी क्या है, ये भी आपका बेसिस है, ठीक है, इज आल्सो बेसिस, ओके। अच्छा, यही नहीं, आप इस तरह का कोई भी है ना, इसमें आप क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट बेसिस ले सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट बेसिस आप ले सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट बेसिस। लेकिन सबका क्या है, सबका जो डायमेंशन है आपका ना, डायमेंशन क्या आएगा, 3 आएगा, फिक्स्ड आएगा ना, सब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही है, ठीक है, बीएससी लेवल पे ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। क्या है कि शो दैट, आपको बोलता है शो दैट क्या, ठीक है, 4 3 2, ठीक है, कॉमा 2 1 0, ठीक है, -1 1 -1, ठीक है, ये 3 वेक्टर लिया गया है, ठीक है। ये क्या करता है, ये है जो है आपका बेसिस है, इज बेसिस फॉर R3 ओवर R, बोलता है ये बेसिस है, ये शो कीजिए, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सिंपल होगा इसको प्रूफ करना। हम लोग को क्या दिखाना है, बेसिस है, इसका मतलब है कि आप ये दिखा दीजिए टू शो क्या, कि ये जो है ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरा ये कि ये जो है स्पैन करता है, ठीक है, किसी भी 3 डायमेंशनल रियल स्पेस को, ये दिखा देते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाता है। ये क्या करेंगे, टेकिंग, ओके, डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सिंपली, आपको पता है कि कॉलम वाइज लिखना होता है। 4 3 2 को पहला कॉलम में लिखिए, 2 1 0 को सेकंड कॉलम में, और -1 1 -1 को थर्ड कॉलम में, ठीक है ना, ओके। अब अपना इसको इवालुएट करो, ठीक है, इवालुएट करना जानते हैं, सिंपली कर सकते हैं। 4 ले लिया मैंने, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया आपका -1, ठीक है, फिर -2 ले लिया, ओके, यहाँ पे आपका आ गया -3 एंड देन -2, फिर हम लोगों ने लास्ट में -1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया -2, ओके। तो देखिए क्या आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है -4, यहाँ पे आपका हो जा रहा है -5 -2 +10 हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जा रहा है +2। तो ये
हमारा 8 आ रहा है, यानी नॉट जीरो आ रहा है, ठीक है ना। आप एक बार वेरीफाई कर लेना, नॉट जीरो ही आ रहा है, ठीक है। -4, 10 और +2, ठीक है। तो ये नॉट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो ये क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयरफॉर क्या, जो गिवन है, जो गिवन वेक्टर्स दिया हुआ है आपको, वेक्टर्स आर क्या है, वो है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ तो आ गया। इसका मतलब ये है कि जो सेट आपको दे रखा है, सेट वो क्या है, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ओवर आर। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गया, स्पैन कर सकता है, मतलब कोई भी पॉइंट को क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी देखिए दिखाना ईजी होगा। तो ठीक है, लेट कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट ABC ले लेता हूँ, ठीक है। कहाँ से, 3 डायमेंशनल स्पेस R³ से, ठीक है। एंड लेट, और हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ABC को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे एक मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा, और जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, जैसे एक दिया हुआ है आपको 4, 3, 2, ठीक है। फिर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है बीटा, ये आपका है 2, 1, 0, और फिर एक ले लेते हैं स्केलर गामा, ठीक है। ये कहाँ से है, ये है मेरा -1, 1 और -1, ठीक है, ये ले लिया। तो क्या ये अगर ये एग्जिस्ट कर जाता है तो हमको यहाँ से ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि टू शो, ये यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ये एग्जिस्ट करता है, निकल जाता है, ठीक है। इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है किसमें, इन सेट ऑफ रियल, क्योंकि आपका जो स्केलर है वो रियल है, ठीक है। तो रियल में इसका वैल्यू हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी तरीका है देखने का, क्योंकि आपने कोई एक जनरल पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इस तरह का कोई भी आप एक पॉइंट जो है ना, आप ABC लीजिए, वो एग्जिस्ट कर जाएगा। क्योंकि अभी तो इस तरह का वेरिएबल हम लेंगे तो हमको वो सोल्व करके, और जो है कंसिस्टेंसी का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो हमको शो करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे इजी ये है कि आप ले लीजिए, ठीक है। मतलब कि लेट ले लेता हूँ मैं किसी भी मैं ले लेता हूँ A मेरा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये 2 है, ठीक है। B मेरा 6 है, और C मेरा -5 है, ठीक है। देयरफॉर क्या है, तो ये हो जाएगा 2, 6 -5, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा 4, 3, 2 प्लस बीटा 2, 1, 0 प्लस गामा -1, 1, -1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा मेरा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसका तरीका ये है देखने का कि आप जो है यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। यूजिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लेते हैं आपको पता है। इसको आप लिखेंगे किस में, इसको आप लिखेंगे कॉलम में 4, 3, 2, ठीक है, देन 2, 1, 0, देन -1, 1, -1, ठीक है। और ऑगमेंटेड आप लगा देंगे इधर का 2, 6 और -5, ठीक है। अब देखिए अगर इस मैट्रिक्स का, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि अगर इस मैट्रिक्स में जो रैंक है, इसकी रैंक है ना, यानी इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ A सपोज कीजिए, ठीक है। और ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग AB बोल देते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर ये इक्वल आ जाता है किसके, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB के, यानी इस पूरे के, तो इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन जो है आपका वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। ओके, और अगर इक्वल होता है तो और इसमें अगर आपका जो नलिटी है वो अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो उस केस में हमको जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों का क्या है, हमको रियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी का जो कंडीशन है ना, वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, तो वो मैंने पूरा आपको बताया हुआ है, ठीक है। आप जो है जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो पूरा फॉर्म है, मैट्रिक्स के चैप्टर मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग जो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म से अगर हम लोग इसको ये करें, रिड्यूस करें, ठीक है, तो ये रिड्यूस जो होगा तो इस तरीके से रिड्यूस होगा, ठीक है। कैसे रिड्यूस होगा देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। चूँकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसको सोल्व करने से, तो मैं आपको बस बता देता हूँ कि ये जब हम लोग करेंगे तो आप इसको जो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है ना।
रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आप चाहे तो रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कि आपका कोई भी रो वैनिश नहीं होता, यानी कोई भी आपका ऐसा नहीं होगा कि इस तरफ का कोई रो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी रैंक ऑफ ए जो है इस तरफ में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ होंगे, ठीक है, और पूरे ऑगमेंटेड फॉर्म में जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एग्जिस्ट आपका कर जाएगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों का ये होगा, और चूँकि यहाँ पे हम लोग का जो नलिटी है वो जीरो होगा, ठीक है। नलिटी जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि नलिटी आपका जीरो हो गया तो आपको जो अल्फ़ा बीटा और गामा है इन तीनों का आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। यानी आपको अल्फ़ा भी मिलेगा, आपको बीटा भी मिलेगा और आपको गामा भी मिलेगा, ठीक है। ये एग्जिस्ट करेगा और इसका आपको वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी इस तरह का हम लोग लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इस तरह का कलेक्शन, तो वो उस केस में हमको क्या है, उस केस में हमको अल्फ़ा बीटा गामा मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है अगर आता है तो जनरली आप लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करके बाय डिफ़ॉल्ट, चूँकि यहाँ पे हमारे पास में कोई ऐसा है नहीं एग्जांपल जिससे हम ये काउंटर कर सकें कि हम कोई ऐसा रियल नंबर दिखा दें कि जो भाई जिसको ये तीनों मिल करके स्पेन नहीं कर सकते। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आपने लिया है, टपल्स में लिया है, तो वो डेफिनेटली स्पेन करेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेफिनेटली ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और स्पेन भी करेगा, तो देयरफॉर ये बेसिस आपका बनाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि R3R में सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिस या कुछ लिमिटेड बेसिस नहीं, बल्कि ये भी एक बेसिस है, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि ये भी एक बेसिस है। हाँ, लेकिन ये देखिएगा कि अभी भी 3 ही लिमिट लिया है हम लोगों ने, 1, 2 और 3, ठीक है। यानी इस बार भी जो डायमेंशन है वो आपका 3 ही फिक्स है, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए कि ये कुछ एग्जाम्पल था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करके मेरे को मैसेज कीजिएगा, कोई अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ तक का लेक्चर हम लोगों का हो गया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो एक्चुअली जो CSIR में या गेट में, ठीक है, या आप हम लोग जो क्वेश्चन बैंक से उठाएंगे ना, तो वो करने में मज़ा आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और 1-2 स्टेप के बाद चाहे वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो या रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो, उसमें कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। बट चूँकि ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे करने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम थोड़ा शॉर्ट लगता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया आज का लेक्चर और बहुत कुछ आपने सीखा है, ठीक है। सीखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके चैनल को रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू।